क्या नहीं। देखो हमने लास्ट क्लास एक क्वेश्चन दिया था आपको, कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एट कैथोड बाय 19.3 एम्पियर ऑफ करंट having efficiency 50% for 33 minutes and 20 seconds through a aqueous solution. Also calculate weight of product produced at anode. कितना आंसर आया था, किसी का आया था बताओ? ये है आंसर इज कॉपर का आपका आएगा 6.35 ये सर आया था, एंड और सल्फेट का 9.6। सल्फेट नहीं पूछा गया था, 1.6 ग्राम ऑफ टू, ठीक है। तो इसमें क्या था, 15 अपने को करंट एफिशिएंसी दी हुई थी। एफिशिएंसी क्या होती है, जब भी आपको एफिशिएंसी मिलेगा थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था आपने, एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100। एक्चुअल यहाँ पे करंट है, तो करंट डिवाइड बाय जो आपको गिवन है थ्योरेटिकल करंट इनटू 100। समझ आ रहा चीज है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे एफिशिएंसी के हेल्प से, करंट कितना दिया आपको 50, आपको आई एक्चुअल निकालना है, डिवाइड बाय 19.3 into 100, 2 times I actual is equal to, तो सॉल्व करो कितना आएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 9.65 एम्पियर, करेक्ट। अब आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है कॉपर सल्फेट का ना, यही है एक्वस कॉपर सल्फेट। तो एक्वस कॉपर सल्फेट का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है, एक्वस CuSO4। जब भी एक्वस आपसे बोलता है क्या होगा साथ में वाटर, वाटर किसमें टूटेगा H+ OH- में। तो अपने पास एनायन है, सल्फेट माइनस है और OH माइनस, किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा OH माइनस का। तो इसको क्या लिखोगे, OH माइनस half O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसका है, एनोड का। सबसे पहले आपको किसका पूछा है, कैथोड पे। कैथोड पे क्या जाएगा, Cu प्लस या जैसे बताओ, Cu जाएगा H+ जाएगा, H+ सोच के बनाया, कॉपर है, कॉपर नीचे कैथोड है ना, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर था ना, तो यहाँ पे क्या होगा Cu प्लस ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पे प्लस टूट गया है। अब हमें यह फैक्टर पता करना होता है, तो सबसे पहले हमने करंट निकाल लिया। तो W इक्वल टू, अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड का क्या है, कॉपर डिफ्यूजिव है, तो WCU क्या लिखोगे, EIT डिवाइड बाय 9650, ठीक है। अब E क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, 63.5/2। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इसका मोलर मास डिवाइड बाय 63.5 डिवाइड बाय 2। आई की वैल्यू आपने निकाल दिया है 9.65। टी किसमें लेते हैं, सेकंड में। आपको कितना दिया है 33 मिनट 20 सेकंड, कितना होगा सेकंड में 2000 होगा, ठीक। डिवाइड बाय क्या करोगे 96500, कैंसिल, स्क्वायर ऑफ 20 आपके पास आएगा, ये भी चला गया काम से, ये 2 का जा 20, 10 से 10 कैंसिल, 63.5 डिवाइड बाय 10 कितना होगा, क्या है आपका 63.5 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 6.35 ग्राम, ठीक है। आपसे पूछा गया कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये होगा। एनोड पे रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, O2 की हो रही है ना, तो यहां आपको क्या मिलेगा हाफ O2, लेकिन आपसे क्या पूछा ऑक्सीजन कितने मिलेंगे, राइट। तो डायरेक्टली ऑक्सीजन के लिए पूछेगा, तो देखो यहां पे जब हम 4 OH माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो देखो O2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, EIT डिवाइड बाय
96500, ठीक है। O2 का कितना होता है 32, एन फैक्टर कितना लिखोगे, डायरेक्टली O2 निकालना है, अगर आप O2 निकालते हो तो एन फैक्टर इज 2, पर अगर आपको O2 निकालना है एन फैक्टर कितना होगा 4, ठीक है। इसकी तरफ हम लोग क्या रखेंगे 32 डिवाइड बाय 4, आई की जगह आपका 9.65 और आपने पूरा का निकाला, क्लियर है। 2000 डिवाइड बाय 9650, यहां से कैलकुलेट करोगे W2 इक्वल टू आ जाएगा आपका, ठीक है 1.6 ग्राम, कैलकुलेट कर लेना। अब देखो ये मेथड तो मैंने आपको सिखाया, अब समझो कि इस मेथड को मुझे करना ही नहीं है तो क्या करोगे, एक फंडा है इक्विवेलेंट हम लोग यूज कर लेंगे, इक्विवेलेंट एट कैथोड इक्वल टू इक्विवेलेंट एट एनोड। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा W/E का रेशियो, ठीक है, उससे डायरेक्टली हम कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस में एक फंडा होता है कि इक्विवेलेंट जितना आपका कैथोड पे होता है उतना ही क्या होता है एनोड पे होता है। ये आप कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूं आपको। हो गया कॉपी सबका, कॉपी हो गया आपका, यस और नो? नो सर वेट। चलो अब हम नेक्स्ट मेथड पे देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एक बात ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रोलिसिस इक्विवेलेंट, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं इक्यू एनोड इक्वल टू इक्विवेलेंट कैथोड। पता है इक्विवेलेंट क्या लिखते हो आप, ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें क्या लिखते हो W/E लिखते हो, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं W/E एट एनोड इक्वल टू W/E एट कैथोड। होगा, एग्री करें इस बात से, है ना। अब देखते हैं हम लोग इस एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज करते हैं कि यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें जो गिवन डाटा है उससे W/E निकालने की कोशिश करते हैं। देखो हमने करंट निकाल दिया 9.65, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें W/E निकालना है, तो मैं इसी फॉर्मूला का यूज करूंगा और मैं निकालूंगा W/E। अब ये कॉपर किस पे डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे ना, W/E और कैथोड आई की वैल्यू कितना निकाला 9.65, टी आपने बताया 2000 आएगा सर, ये कितना हो गया 9650, 20 से 2 जगह कैंसिल, इसको डाउन 20 यहां पे आएगा, ठीक है 965 960 चला गया, कितना आया 2/3 आएगा ना, ये तो पता लग गया ना, कितना होगा 0.2, इसकी वैल्यू आई W/E की, ठीक है। तो इक्विवेलेंट आपको कितना आ गया W/E इक्वल टू 0.2 आ गया। तो इक्विवेलेंट का यूज करके हम लोग किसका निकाल लेंगे O2 का, तो मतलब O2 के लिए W/E की वैल्यू कितनी होगी 0.2 होगी ना, ठीक है। तो यहां तो हमने क्या देखा कि W/E की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, आपको क्या निकालना है W कॉपर के लिए, तो E की वैल्यू कितनी होगी उसकी, कितना होगा कॉपर के लिए 63.5 डिवाइड बाय 2, उससे भी करोगे याद आएगा अगर आप ये सही निकाले हो तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें O2 की, O2 के लिए क्या लिखोगे 32 डिवाइड बाय W पर आएगा 4, कितना हो गया 0.2, कितना आ गया 4 8 जा 32 आ गया 7 सर, तो W इक्वल टू कितना होगा, ये समझ में आता है सबको। मींस आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट को यूज करके सेम क्वेश्चन को बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, सही है ना। चलो कॉपी करो,
बच्चों हो गया कॉपी? हमको नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर। अगर आपके पास एक लेयर बन रहा है, उसका थिकनेस क्या होगा, उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। थिकनेस ऑफ लेयर। अब देखते हैं इसको हम लोग। ये सपोज अपना इलेक्ट्रोड है, ये भी कैथोड हो सकता है, एनोड हो सकता है, जिसमें मेटल डिपॉजिट होना है, तो लेयर बनेगा। तो इस लेयर का आपको थिकनेस निकालना है। तो इसकी थिकनेस मैं मान रहा हूँ TH। क्या मान रहा हूँ? TH। इस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा ये चीज, है ना? तो चलो हमने थिकनेस माना TH ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। जो क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है, मैंने उसको ये मान रखा। तो दिक्कत है किसी को? अगर वो डेंसिटी भी चाहिए आपको, तो डेंसिटी है उसको मैंने D मान रखा है। डेंसिटी D। ये जो थिकनेस है, इसकी जो डेंसिटी है उसके आप हम लोग एज्यूम कर लेंगे T। डेंसिटी इक्वल टू, ठीक है? तो जरा फार्मूला ध्यान रखो। फार्मूले में क्या था? W इक्वल टू EIT डिवाइड बाय 9650 जो था। तो W कहां से आएगा आपके पास? W नथिंग बट मास। तो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है? मास। यही हमारा क्या है? W है। तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी टू वॉल्यूम। अब हमारे पास बात रही वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है और साथ में क्या है? TH है, ठीक है? तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? M इक्वल टू D इंटू D के जगह पे क्या रखोगे? एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू TH। फार्मूला क्या बन गया? M और W इक्वल टू A इंटू TH इंटू डेंसिटी। ध्यान से क्लियर हो? हाँ, अब देखो आपको W मिल चुका है, आपको क्या निकालना है? थिकनेस निकालना है। तो फोर थिकनेस हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे पास फॉर्मूला उसमें इसको पुट कर देंगे, ठीक है? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? W इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 9650। आप इसमें पुट कर दें EIT डिवाइड बाई 9650। अगर आप लोग इसमें पुट करें इस चीज को इन प्लेस ऑफ W, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? DA into TH। TH क्या है? थिकनेस ऑफ लेयर। इक्वल टू क्या लिखोगे? EIT डिवाइड बाय 9650। बोलो समझ आता है? ठीक है, हमारे लिए एक नया फॉर्मूला बन गया। इसको आप यूज करोगे कब? जब आपके पास डेंसिटी होगा और थिकनेस निकालते हैं। तो कॉपी कर लो इसको। दिख रहा है ना सबको? सृष्टि दिख रहा है? चलो कॉपी कर ले सबने बच्चों? यस और नो? कॉपी हो गया सबका? नहीं सर।
क्वेश्चन लिखे बच्चों आप लोग, सिल्वर ब्रैकेट में लिखना इसका एटॉमिक वेट 108, सिल्वर ब्रैकेट में एटॉमिक वेट 108 इज, सिल्वर ब्रैकेट में 108 इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड on a vessel of total surface area of total surface area of 1000 centimeter square, bypassing या current of 9.65 ampere, bypassing या current of 9.65 ampere for 16 minutes and 40 seconds. 16 minutes and 40 seconds. Calculate the thickness of silver. Calculate the thickness of silver deposited. Calculate thickness of silver deposited given density of Ag, given density of Ag equal to 10 ग्राम पर सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूं। सिल्वर एटॉमिक वेट 108 is electro deposited on a vessel of total surface area of 1000 centimeter square bypassing a current of 9.65 ampere for 16 minutes and 40 seconds. Calculate the thickness of silver deposited. Given density of Ag equal to 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करें, आंसर बताएं आप। हाँ ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्या? हाँ 1.08 into 10 की पावर -3 दोस्तों। कितना आ रहा है बच्चों आंसर? CO4 था तो O2 नहीं होगा। एनोड पे आपसे पूछा गया है, एनोड और कैथोड दोनों पे पूछा गया है, इसलिए एनोड के लिए हमने A2 निकाला, O2 के लिए। ठीक है आस्था, समझ में आया? एक्वस CO4 था इसलिए आपने O2 निकाला। यस सर। सर आंसर 1.08 into 10 की पावर -3 सेंटीमीटर। 1.08 यस सर वही है। into 10 की पावर -3 सेंटीमीटर आया। कैलकुलेट करो, आ जाएगा। बच्चों सबका हो गया? क्या समझो? हो गया सबका? चलो मैं बताता हूं आपको। देखो अपने को इसी फॉर्मूले में पुट करना है। डेंसिटी इनटू A इनटू TH इक्वल टू EID 96500। क्या डिपॉजिट हो रहा है? सिल्वर। n फैक्टर कितना होगा? 1। ठीक है, डेंसिटी आपको दे रखा है इन्होंने 10, एरिया भी दे रखा है 1000 है ना, 1000 इनटू TH इक्वल टू क्या लिखा है? EID। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना होगा?
108 डिवाइड बाय 1 मीन फैक्टर तो बना इसका, ठीक है, इनटू आई की वैल्यू कितनी होगी 16 मिनट 40 सेकंड, कितना हो जाएगा, ऐसे लिखोगे 16 into 60 करोगे कितना आएगा 960 प्लस 40 कितना होगा 100, ठीक है 1000, हाँ 1000, ठीक है, तो ये 1000 हो गया। टाइम आपको लिखना है, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम तो लिख दिया, आई कितना दिया 9.6 ना, कोई दिक्कत नहीं इससे, 9.65 into 1000 इससे डिवाइड करोगे 96500 से, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको yes 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, ये कितने बार हो जाएगा 9.65 0.0, चलो हम लोग आगे चले बच्चों, दिख रहा सबको, हमने कैलकुलेट किया TH कैसे, TH EIT डिवाइड बाय 96500, तो 10 into 1000 into TH 108 डिवाइड बाय 1 क्या होगा प्रोडा into 9.6 into 1000 डिवाइड बाय 96500, यहां से आप TH कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 1.08 into 10 की पावर -3 सेंटीमीटर, राइट। तो चलो हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलो आपको क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट चार्ज इन फ्राइडे, calculate charge in Friday required for the reduction of, calculate charge in Friday required for the reduction of 1 mole of MnO4 minus MnO4 minus 2 Mn plus 2, जल्दी से बताओ एक लाइन का आंसर है। कैलकुलेट चार्ज इन Friday required for the reduction of 1 mole of MnO4 minus 2 Mn plus 2, कितना आएगा 5 फैराड। 5 फैराड। देखो हमने क्या करना है, MnO4 माइनस कन्वर्ट किसको जा रहा है Mn plus 2, केवल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पे कितना होगा 4 2 8 प्लस 7, यहाँ पे कितना प्लस 2, कितने का चेंज आया 5 का, तो चार्ज कितना हो जाएगा 1 मोल के लिए 5, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द चार्ज इन फ्राइडे, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज in Faraday for 2.5 mole of reduction of ठीक है Cr2 O7 2 minus 2 Cr plus, बताएं इसके लिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द चार्ज इन फ्राइडे फॉर 2.5 मोल ऑफ रिडक्शन ऑफ Cr2O7 2 minus 2 Cr2 plus 3। देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं करा दे रहा हूं। कितना होगा क्या हो गया 15 फैराड। सर 22.5 कैसे 15 फैराड सर। 15 फैराड करेक्ट, किसका है करेक्ट बता रहे हो। देखो Cr2 7 से लिया जा रहा है, Cr2O7 2 minus 2 Cr plus 3, ठीक है, कितने मोल चाहिए 2.5 के लिए, चेंजेस कितने का हो रहा देखना है, Cr2 7 2 minus है ना, यहाँ पे कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट 7 2 से कितना होगा 14 14 में 2 कितना हो जाएगा 12, कितना हो गई
+6 से कितना इसमें जा रहा है 3 में, कितने के लिए 2 के लिए, 10 फैक्टराइज से कितना आएगा 6 आएगा ना, एक उसी के 10 फैक्टर कितना आएगा 6 आएगा, क्यों, तो यहाँ पे Cr2 और 7 2 है, उन सबके को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है, कितने फैराड होंगे 6 इलेक्ट्रॉन में, 6 into कितना के लिए लिखना आपको 2.5 के लिए, कितना होगा 50 फैराड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप गड़बड़ा गए। समझ आता है सबको, कर लिया बच्चों ने, या सब नो कॉपी कर लें आप लोग। हो गया कॉपी, अपने को पढ़ना है फ्राइडे सेकंड लॉ, ठीक है, हमारे पास 2 लॉ है फ्राइडे के, सेकंड फ्राइडे सेकंड लॉ, फ्राइडे सेकंड लॉ, अपने को पढ़ना है फ्राइडे सेकंड लॉ। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसका डिस्कशन लिखेंगे। इसमें क्या बोलता है, अगर आप 2 और मोर देन 2 सेल को सीरीज में ऐड करते हो और सभी सेल से सेम अमाउंट ऑफ करंट को पास करते हो, तो जो मेटल का अमाउंट डिपॉजिट होगा, राइट, जो भी अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके इक्विवेलेंट मासेस से। ठीक है, हमने क्या बताया, जब भी आप 2 या 2 से अधिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हो और उसमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट को पास करते हो, तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस, राइट। तो आप सेल को क्या कर रहे हो, सीरीज में ऐड कर रहे हो। तो लेट अस सपोज हमने अभी 3 सेल ले रखा है, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड से ऐड कर रहे हैं इसको, देखो सीरीज सेल करना, सारे सेल को हमने जोड़ दिया। अब जो हमारे पास जो सेल रिजल्टेंट मिला उसको हमने वापस बैटरी से जोड़ दिया, ये सारा सेल होगा। अब मैंने नाम दे दिया इसका ए, दिस इज योर बी, दिस इज सी। और फ्राइडे क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे सेकंड लॉ, व्हेन सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज देन amount of substance deposited at electrode is directly proportional to their equivalent masses। तो आप पहले फ्राइडे सेकंड लॉ की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे। पहले फिगर अब बना लो, ड्रॉ हो गया, चलो डेफिनेशन लिखो। according to Friday second law, according to Friday second law, according to Friday second law, the according to Friday second law, when the
two or more than two cell, when the two or more than two cell are connected in series, and same amount of current is passed through it, and same amount of current is passed through it, then amount of substance deposit at cathode or anode, ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रोड, at cathode or anode in bracket electrode is directly proportional to their equivalent masses. अभी देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड इक्वल टू इक्विवेलेंट एनोड। अब यहाँ पे आपने क्या किया, दो या दो से अधिक सेल को सीरीज में ऐड किया, राइट, और सेम अमाउंट ऑफ करंट को पास करवा रहे हो। सेम अमाउंट ऑफ जब करंट पास होगा तो जो आपके सबस्ट्रेट डिपॉजिट होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस होंगे, उनके इक्विवेलेंट मासेस से प्रोपोर्शनल होंगे। करने का मतलब है क्या, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी आएगा ना। अगर वो इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो कैसे निकालते हो, वेट डिवाइड बाय देयर इक्विवेलेंट मास होता है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यही होता है। तो वेट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट हो गया कि वेट कितना, W डिवाइड बाय किससे करोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ A इक्वल टू W डिवाइड बाय E ऑफ B इक्वल टू W बाय E ऑफ C। ये हमें रिजल्ट निकला, इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे बनेगा। ठीक है, क्लियर सबको। मैंने क्या लिखा, इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C। आप इसको कॉपी कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कॉपी में बच्चों, यस और नो? दृष्टि हो गया कॉपी, आस्था, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखे आप, थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ZnSO4 अब मैं जिंक आपको बता देता हूं, एटॉमिक वेट जिंक का होता है 65, ब्रैकेट में लिख दिया, ZnSO4 जिंक AgNO3 Ag का 108 and CuSO4 कॉपर का यहाँ पे हो जाएगा आपका 63.5। CuSO4 are connected in series, three electrolytic cell ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 are connected in series, full stop, या current of
2 एम्पियर या करंट ऑफ 2 एम्पियर was passed through them until 1.08 gram of Ag deposited as cathode until 1.08 gram of Ag deposited at cathode. How long did the current flow? How long did the current flow and what mass of zinc and copper produced? And what mass of zinc and copper produced? मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ. 3 electrolytic cells ZnO4, AgNO3 and CuSO4 are connected in series. या current of 2 ampere was passed through them until 1.08 gram of Ag deposited at cathode until 1.08 gram of Ag deposited at cathode. How long did the current flow and what mass of zinc and copper produced? And what mass of zinc and copper produced? चले करें बच्चों आप लोग. हो गया. तो देखते हैं इसको. देखो आपसे क्या दे रखा है इन्होंने 1.08 ग्राम Ag डिपोजिटेड. Ag के बारे में क्वेश्चन दे रखा है कि Ag का वेट जो है वो आपका डिपोजिट होता है 1.08 ग्राम. आपसे पूछा कितने देर तक करंट फ्लो होगा, मींस टाइम आपसे पूछ रखा है. ठीक है. करंट की वैल्यू करके 2 एम्पियर. तो अपने पास फार्मूला क्या है? W इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 9650. W की वैल्यू अपने को दे रखा है 1.08 इक्वल टू E की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? 1.08 डिवाइड बाई 1 है ना. 108 डिवाइड बाई 1. I की वैल्यू आपको 2 एम्पियर दे रखा है. टाइम उसने पूछा है. और ये कितना होता है 9650. यही होगा ना. ये दो कैंसिल होगा. कैंसिल. अपने पास क्या आ रहा है? टाइम इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए. टाइम इक्वल टू 965 डिवाइड बाय 2. यही है ना. इसको आप सॉल्व कर लो. 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 जा 4, 482.5 सेकंड. ये हमारा टाइम का आंसर आएगा. सेकंड थिंग इन्होंने पूछा आपसे कि अमाउंट ऑफ जिंक और कॉपर कितने प्रोड्यूस होंगे. तो अभी सीरीज का आपने कनेक्ट किया. तो सीरीज का फंडा क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C. ये फंडा है. तो हम लोग इक्विवेलेंट पहले निकालने की कोशिश करते हैं. ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा कॉपर का. तो व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर?
अगर अपने कॉपर की बात करें तो उसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, W बाई होगा। तो W बाई यहां से ले लेंगे, यहां क्या बचेगा, IT डिवाइड बाय 9650, IT डिवाइड बाय 9650। आपको कैलकुलेशन से बचना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि T की वैल्यू आप ये यूज करें, कैलकुलेशन बच जाएगा ना आपका। क्योंकि आप इसको करोगे फिर सोचोगे 482.5 सेकंड को आप सोचोगे, तो अच्छा है कि 965 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 96500 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे देखो 2 into 965 डिवाइड बाय 2 होगा, ये होगा, डिवाइड बाय क्या लिखोगे आप 96500, 2 से 2 कैंसिल, कितना टाइम जा रहा है 100, तो कितना गया W बाई की वैल्यू 1/100, ठीक है। विजुअल्स में 1/100 आ गया। अब हम लोग इक्विवेलेंट कांसेप्ट यूज करके बाकी सारे का आंसर निकाल देंगे, ठीक है, उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या कांसेप्ट आपको लगाना है, इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ag। हां तो देखो वही कांसेप्ट हम लिखने वाले हैं, इक्विवेलेंट ऑफ Zn इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ag, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ किसका हो जाएगा, कॉपर का होगा ना, कॉपर आपने पूछा ना CO से हो जाएगा। अब आपने इक्विवेलेंट ऑफ Ag निकाल रखा है, ये हमारे Ag था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ Ag आपको कितना चुका है 1/100, तो मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं पहले। तो इक्विवेलेंट ऑफ Zn इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ag रखोगे, दूसरे नाम क्या रखोगे 1/100 रखोगे, तो इक्विवेलेंट ऑफ Zn क्या होगा, W डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास होगा। तो आपको क्या चाहिए, वेट चाहिए, इसके प्लेस पर क्या रखोगे W बाय G ऑफ G इक्वल टू 1/100, ठीक है। तो आपको W चाहिए, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ओवरऑल मास डिवाइड बाय n फैक्टर, तो जिंक किसमें जाता है +2 में, उसका n फैक्टर कितना होगा 2 होगा। चलो तो जिंक का आपको दे रखा है 65 डिवाइड बाय 2 1/100, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 65 डिवाइड बाय 2, ये है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम में आ जाएगा। अब आपने को क्या करना है, अब जिंक का हमने निकाल दिया, अभी दोनों को इक्वल कर दो, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ag। अगर इन दोनों को इक्वल करते हैं तो इक्विवेलेंट ऑफ Ag की जगह पे क्या रखोगे 1/100 रखोगे, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, W डिवाइड बाय इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, W डिवाइड बाय E ऑफ कॉपर, अपने को चाहिए W, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, n फैक्टर कितना होता है इसका 2, मोलर मास कितना होता है 63.5, यहां से आपको क्या निकल जाएगा W ऑफ कॉपर। चल रहा है बच्चों, यस और नो, चले आप नोट कर ले इसको एक बार। तो हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देन कोरोना लॉ आएगा, ठीक है। कॉपी हो गया, यस और नो। Next topic is electrolytic conduction.
कैटालिटिक कंडक्शन अपने को पढ़ना है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारे पास कंडक्टर के कितने टाइप होते हैं, किसको पता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ कंडक्टर? टाइप्स ऑफ कंडक्टर। अगर अपने टाइप ऑफ कंडक्टर की बात करें, हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, मेटालिक कंडक्टर और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर। These are of two types. लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में सबसे पहले हम पढ़े टाइप्स ऑफ कंडक्टर। हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। हम लोग मेटालिक कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। देन यहाँ पे कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन सब्सटेंस का नहीं होता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, रेजिस्टेंस क्यों हमारे पास अकर होता है? ड्यू टू ऑब्स्टेकल प्रोवाइड बाय द कर्नल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कर्नल आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले मेटालिक कंडक्टर की और उसकी प्रॉपर्टी। तो जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आप लिखिए, करंट is flow due to flow of electron। दिक्कत है, करंट क्यों फ्लो होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, नो केमिकल decomposition of substance, no chemical decomposition of substance takes place by passing electricity। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो तो सब्सटेंस का केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा। कब? जब मेटालिक कंडक्टर होगा। थर्ड, रेजिस्टेंस is occur due to obstacle provided by kernel in flow of electron। कर्नल क्या करते हैं? जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो भी मेटालिक कंडक्टर हैं, उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है? डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। तो फोर्थ पॉइंट इज resistance decreases on increase in temperature। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बोलो, समझ में आता है सबको? मैंने क्या क्या पॉइंट लिखा? करंट इज फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब? मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का करंट फ्लो होता है। नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो तो कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन का फेनोमेना नहीं होता। रेजिस्टेंस इज अकर्स ड्यू टू ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय द कर्नल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में मेटालिक कंडक्टर के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट इज
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ये हमारा चैप्टर का हिस्सा है, उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। सेकंड इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो आपको क्या होता है? आयन में करंट हो जाते हैं ना, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा किसके कारण होगा? आयन से कारण। केमिकल डिकम्पोजिशन अकर करेगा ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रेजिस्टेंस किस कारण आएगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन या सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का, ठीक है। लास्ट थिंग इज दैट कि आप टेंपरेचर जब बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था ना टेंपरेचर बढ़ाने से, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास क्या है? सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या होंगे? आयंस होंगे, राइट। तो जब आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेंपरेचर। अगर काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा? नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयन बढ़ने का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज, ठीक है। वहां पे क्या लिखा था हमने? रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंपरेचर। वहां पे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर लिखा था, इंक्रीज। लास्ट वाला हमने एक साइड लिया था ना, इंक्रीजिंग टेंपरेचर अपने डिक्रीज लिखे। रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर, यही होगा। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? करंट is flow due to flow of ion। आयन के फ्लो के कारण क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। सेकंड, केमिकल डिकम्पोजिशन of substance। Chemical decomposition of substance takes place by passing electricity, ठीक है। थर्ड वन is resistance is due to resistance is due to किसके कारण होगा? due to first solute interaction, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। दो आयन के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो बोलेंगे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सेकंड इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलोगे आप? अगर सॉल्वेंट वाटर हो गया तो इसको बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ आयन बोलेंगे। तो ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयन, हाइड्रेशन ऑफ आयन। क्लियर बच्चों आपको? नेक्स्ट इज बोथ। अभी क्या होगा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन।
अब देखो सॉल्वेंट सॉल्वेंट सेक्शन को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी नाम सुना है? विस्कोसिटी किसका नाम आता है? सॉल्वेंट का। इसको क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी ऑफ आयंस। तो विस्कोसिटी नथिंग बट ऑपोजिंग फोर्स, है ना? विस्कोसिटी हमारा क्या होता है? नथिंग बट एंड ऑपोजिंग फोर्स। तो ऑपोजिंग फोर्स के कारण क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ठीक है सबको? कॉपी करने दो, फिर मैं बताता हूं आपको। लिखा है हम लोग इंक्रीज और टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेंपरेचर डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये लिखा था ना फर्स्ट वाले में। हां, टेंपरेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेंपरेचर डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। फर्स्ट मेटालिक तो फिजिक्स में पढ़ता ना आप लोग, ठीक है? तो मेटालिक में लिखा था इधर इंक्रीज करोगे टेंपरेचर इंक्रीज होगा। अब यहां पे क्या होगा? जो हमारा फोर्थ पॉइंट है रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, resistance decreases on increase in temperature. क्यों? Because on increasing temperature kinetic energy increases. Because on increasing temperature kinetic energy will increase. Kinetic energy will increase. now kinetic energy increase होगा तो जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें आयन का मूवमेंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस जो इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। ठीक है? kinetic energy increase due to which interaction between ions will decrease. जो डिक्रीज कर रहा है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा? मूवमेंट होगा आयंस का। तो मींस उसका जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, आइदर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा उसमें, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसके कारण क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। देख लो पॉइंट समझ में आता है? जस्ट उसका उल्टा है। फिजिक्स में पढ़ते हो रेजिस्टेंस के बारे में, टेंपरेचर इंक्रीज किया रेजिस्टेंस इंक्रीज किया। टेंपरेचर डिक्रीज करोगे मेटालिक रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो यहां पे इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज करेगा। ठीक है? ये आप लिख लें। ओके ओके बच्चों, यस और नो? हम लोग लेक्चर को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कनेक्टिविटी पर, लेक्चर को यही एंड करते हैं। ठीक है? बच्चों लेक्चर को मैं यही एंड करता हूं। ठीक है? ड्यू टू द कनेक्टिविटी को हम लोग यही से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है?